चलिए अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने डिविडेंड पॉलिसी का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट किया था। विद कंसेप्ट गॉर्डन्स मॉडल पे बात हो रही थी। अब आज सम्स टारगेट करने हैं जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस है ना, इन्होंने इस चैप्टर में पूछे हैं पास्ट एग्जाम में। मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको रिलेट भी होंगे और जैसे अपन ने किए हैं उसी टाइप के हैं। चैप्टर नंबर 16 है। अब मैं रिवर्स में स्टार्ट करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 19, वो पहले देखना है। रीजन बीइंग कि वो लेटेस्ट वाली है, तो लेटेस्ट सम आपको पता चलेगा क्या पूछा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 19 देख लो, पेज नंबर 16.20। चलिए डेटा देखते हैं, फिर रिलेट करेंगे क्या करना है। ईपीएस दे रखा है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर भी दे रखा है। इससे आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो जो चाहिए मिल जाएगा। डेटा देख देख के ये समझ में आना चाहिए कि इससे हमें क्या क्या मिल सकता है। अब ईपीएस में से डिविडेंड पे आउट पता है तो बाकी का रिटेंशन है, तो वो डेटा अवेलेबल हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपका डिस्काउंटिंग रेट KE, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R 16%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला एंड वॉल्टर्स फॉर्मूला। देखो कुछ भी घुमाया नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जून 24 लास्ट ईयर का ही है, तो बहुत पुराना नहीं है। अब दोनों टॉपिक्स आपको पता है, गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल क्या है। तो पहला गॉर्डन पूछा है तो गॉर्डन के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। कल ही हमने फॉर्मूला देखा था गॉर्डन मॉडल वाला। आज की प्राइस निकालनी हो तो क्या करेंगे, कुछ ध्यान में आ रहा है? फॉर्मूला क्या था बताएगा कोई? गॉर्डन जो है वो ग्रोथ वाला फैक्टर यूज करता है, इसलिए डिनोमिनेटर में KE माइनस G आता है। आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जैसे G फॉर गॉर्डन, ठीक है। कुछ तो रिलेट करना पड़ेगा ना, तो फॉर्मूला में एक बार वो चीज आपके लिए रिलेटेबल हो जाएगी। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बात हुई थी। तो जैसा डेटा दिया हो वैसे आप कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड डायरेक्टली अवेलेबल है, तो आप डिविडेंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अननेसेसरी ये चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी वैसा। चलिए अब देखें, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। डिविडेंड कितना दिया? 9 रुपीज। KE आपको दे रखा है ओके, KE एक मिनट, सॉरी 12% है ना। और G इज ग्रोथ। ग्रोथ डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, या निकालना पड़ेगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रोथ? ठीक है, B इंटू R, ठीक है। अब ये B क्या है? दिस इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कैसे पता चलेगा? तो भाई 25 रुपए आपका EPS है, उसमें से 9 रुपीज आपने डिविडेंड पे आउट किया है, बाकी का 16 रुपीज जो है वो रिटेन्ड अर्निंग है। इसी से मिलेगा रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो विल बी 16/25। कितना हो रहा है ये? 0.64 या 64% हो रहा है। वही चीज यहाँ पे ले लो, रिटेंशन रेशियो 0.64, R दे रखा है 16%। इससे ग्रोथ मिल जाएगा। कितना हो रहा है निकालो एक बार। 16% का 0.64 0.1024, ऐसे 10.24% हो गया ना। ये परसेंट में है तो फिर ये परसेंट में ही आएगा, एक ही कन्वर्ट किया था हमने। तो ग्रोथ रेट आपका आ रहा है 10.24%। ये डिफरेंस निकालो, 1.76 डिवाइड कर लो, आपको प्राइस मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखो, वैल्यू आ रही है। आया ये
511.36। बस, तो ये वैल्यू है, शेयर की प्राइस आ चुकी है, ये आपका फाइनल आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करना था, सम का लेवल बहुत ही बेसिक है, तो अच्छी बात है। थोड़ा डिपेंडेबल चैप्टर है, जितना करवाया है अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में सम बन जाएगा, इसकी गारंटी है। उस कैटेगरी का चैप्टर है ये, तो 5 मार्क्स आपके चैप्टर में से बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए या इधर उधर क्वेश्चन घुमाए निकल सकते हैं। तो पहले सम से उसके ऊपर फोकस करना कि आखिरी सम तक जाते जाते आपकी उतनी ग्रिप आ जाए कि आप कोई भी सम दोगे तो बन जाएगा, क्योंकि एक ही जैसे सम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक सम आ ही रहा है, तो 5 मार्क्स का एक सम आपका इस चैप्टर में से पक्का हो जाएगा, जो ट्रेंड देख के पता चल रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ। सबसे पहले डेटा रिलेट करना चाहिए, डेटा में क्या क्या दे रखा है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला फाइनल करना चाहिए। फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डेटा में है या नहीं, पहले आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। डिविडेंड वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन में दे रखा है 9 रुपए, के ई जो है वो दे रखा है 12%, लेकिन ग्रोथ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अब ग्रोथ निकालने के लिए आपको चाहिए बी इंटू आर। अब आर डायरेक्टली दिया हुआ है 16%, इसका टेंशन नहीं, लेकिन रिटेंशन रेशियो हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, बट उसके लिए इनफ डेटा है। रिटेंशन रेशियो निकालने के लिए आपके पास डेटा में होना चाहिए कि डिविडेंड कितना पे आउट किया और रिटेन कितना किया, वो डेटा हमारे पास है। 25 रुपए अर्निंग था, डिविडेंड 9 रुपए पे किया, रिटेन किया 16 रुपए, इसमें से आपका रिटेंशन रेशियो अपने आप आ गया। जैसे ही रिटेंशन रेशियो आया, आर के साथ मल्टीप्लाई करके आप ग्रोथ निकाल सकते हो, वही हमने यहाँ पे किया, ये आपका ग्रोथ रेट आ गया और काम खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है? ये सारा आपका रफ वर्क वाला पार्ट है, साइड कैलकुलेशन है ये वाला पार्ट, ये पूरा कैलकुलेशन ग्रोथ का, और ये मेन फॉर्मूला वाला कैलकुलेशन है जो फाइनली इस प्राइस तक आपको लेके जाएगा। बोलो, कंप्लीट हुआ? अब ये तो आधा सम हुआ ना, गॉर्डन्स मॉडल, दूसरा भी तो पूछा है वॉल्टर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें, स्लाइड चेंज करता हूं, अब वॉल्टर मॉडल पे चलते हैं। पहले तो फॉर्मूला रिलेट कर लो। आज का प्राइस निकालने के लिए वॉल्टर मॉडल में आपको क्या करना पड़ेगा, हमने देखा था उसमें कि जो डिविडेंड है उसको आप के से डिस्काउंट कर लो, ये परपेचुअल है। दूसरा हमने देखा कि जो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स वाला पार्ट है ई माइनस डी, उसको जब आप आर रेट पे रिटर्न जनरेट करते हो, जो भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका डिस्काउंटिंग, और ये पूरा अमाउंट जो है उसका डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। उन्होंने इसको एक साथ लिखा हुआ है ऐसे, डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के, एक ही बार लिखा हुआ है, हमने उसको ऐसे बांट के लिख दिया। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, पहले फॉर्मूला सही होगा तो बाकी की चीजें आप आगे जो है वो गिन पाओगे। अब इससे रिलेटेड जो डेटा आपको सम में दिया है वो सारी डिटेल्स हमारे पास है या नहीं, वो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। डिविडेंड का अमाउंट दे रखा है 9 रुपए, आर का रेट दे रखा है 16%, के ई का रेट दे रखा है 12%, अर्निंग दिया हुआ है 25 रुपए। इस हिसाब से आपका ई माइनस डी या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट जो है वो आ जाएगा 16 रुपए। दिस इज ई माइनस डी। देखो सारा डेटा आ गया। अब सारा डेटा अवेलेबल है तो सिर्फ फॉर्मूला में हम उसको पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। देख लेते हैं। डिविडेंड का अमाउंट है 9 रुपए प्लस ई माइनस डी मतलब 16 रुपए,
इंटू आर 16%, के ई 12%, होल डिवाइडेड बाई के ई दैट इज 12%। ये आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करके वैल्यू निकालो, P0 जो है वो कितना आ रहा है। टू 252.77। हाँ इनका आंसर तो यही है, आप एक बार चेक कर लो। बोलो सॉल्विंग में कुछ नहीं समझ आ रहा हूँ। देखो ये परसेंटेज वाला पार्ट यहाँ तो कैंसिल ही हो गया, 16/12 इंटू 16 करो, प्लस 9 करो, डिवाइड बाई 12 परसेंटेज करो। ठीक है, तो परसेंटेज करोगे तो सही वैल्यू आएगी, वो ध्यान रखना। इनकी वैल्यू आ रही है 252.77 रुपी। और यूनिट्स खास लिखो, ये अभी जो करंट बैच चल रहा है जिनका एग्जाम है वो भी यही कर रहे हैं। आंसर पूरा FM CA FM का पेपर में यूनिट ही नहीं है, कहीं लिखते ही नहीं रुपी है डॉलर है क्या है, मेंशन तो करो कि रुपी है, ये हैबिट रखो। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे, डेफिनेटली फाइनल आंसर में मार्क्स कटेंगे। तो रुपी में अगर चल रहा है सम पूरा, तो आपको लास्ट में वो रुपी मेंशन करना पड़ेगा। ये सब में रुपी लिखना जरूरी है। रुपी 9 है, रुपी 25 है, रुपी 16 है, पहले से हैबिट रखो। नहीं लिखते हो तो बाद में आदत नहीं पड़ती, और लास्ट में पूरा पेपर ऐसे ही कि कहीं डॉलर वाली करेंसी वाला कोई क्वेश्चन आ गया, आपने तो मेंशन ही नहीं किया, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए और सम देख लेते हैं। इसके पहले वाला एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 18, सेम सम है, अपन ने क्लास में सॉल्व किया हुआ है, उसी पैटर्न पे है। दिसंबर 2023, 5 मार्क्स अगेन, MM अप्रोच। मैं डेटा डिस्कस करा रहा हूँ, सम आपको ही ट्राई करना है, अभी सॉल्व करोगे आप। यहाँ पे बोला है जो RST लिमिटेड कंपनी है उनका कैपिटल है 10 लाख रुपए का, और इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपए ईच। अभी जो शेयर्स करंटली कोटेड है वो एट पार है, 100 रुपए का एक शेयर है और वही प्राइस चल रहा है। कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपी पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू इज 12%। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE हो गया, तो ये डेटा भी अवेलेबल है। आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है शेयर की एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। P1 निकालना है, मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज P1। ठीक है, आज की मार्केट प्राइस जो डेटा आपको दे रखा है पहले यहाँ लिखवा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन आपको ही करना है पहले, क्योंकि ऐसे सेम सम अपन ने 2-3 सॉल्व किए, 2 मैंने होमवर्क में भी दिए थे। आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए, और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है। इन्होंने बोला आज जो शेयर का कोटेड प्राइस है, मतलब मार्केट में जो प्राइस है वो भी 100 रुपए ही है। कंपनी सोच रही है डिविडेंड देने का, तो डिविडेंड का अमाउंट आपको दे रखा है 10 रुपए, ये देने वाले अभी दिया नहीं, तो D1 हो गया। कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 12%। अब बोला अगर डिविडेंड डिक्लेयर करे तो क्या रेट होगा शेयर का, शेयर प्राइस कितना होगा, व्हाट विल बी P1, एक साल बाद प्राइस क्या होगा, और डिविडेंड डिक्लेयर ना करे तो प्राइस क्या होगा। अब ये तो MM हाइपोथेसिस वाली बात हो रही, मोदिग्लियानी मिलर मेथड की बात हो रही। उसमें अपने फॉर्मूला कुछ ऐसा देखा था, आज के शेयर की प्राइस निकालनी हो तो सिंपल D1 अपॉन P1 प्लस P1 और 1 प्लस KE, ये डिस्काउंटिंग यहाँ पे एक ही साल से होता है तो 1 प्लस KE लेते हैं। अब ये सारा जो डेटा है आपको दिया हुआ है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ डिविडेंड का अमाउंट आएगा 10 रुपए, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते तो डिविडेंड का अमाउंट आएगा 0। उस हिसाब से आपका P1 क्या आना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करो आप, मुझे P1 जो है वो फाइंड आउट करके दो।
फॉर्मूला कौन से फॉर्मेट में लिखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना P1 का भी एक फॉर्मूला निकाल देते हैं। P1 एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ, बट वैसे प्रेजेंट करना कोई कंपलसरी नहीं है। आप एक ही ओरिएंटेशन में फॉर्मूला याद रखो तो लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। देख लो, स्टार्ट करो। पहले डिविडेंड उन्होंने कौन सा पूछा है वही ऑर्डर रखना। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, फर्स्ट केस बोला है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब D1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, तो उस हिसाब से P1 कितना आ रहा है वो निकाल के दो, 112। बोलो, दोनों केस में P1 आया। फर्स्ट केस में जहां डिविडेंड 0 है वहां P1 कितना आ रहा है, 112, और दूसरे केस में 102। चलो, तीसरा पॉइंट भी पूछा है ना, 1 और 2 सबका आ गया। थर्ड में क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज अ डिविडेंड, तो ऑप्शन तो उन्होंने फाइनल कर ही लिया कि डिविडेंड देंगे, और नेट प्रॉफिट 5 लाख है, और नया इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का। अब कितने शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे आपको जो न्यू एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। अब आपके पास हाथ में फंड कितना बचा है वो देखना पड़ेगा। देखो, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, नेट प्रॉफिट आपके पास है वो 5 लाख है, लेकिन इसमें से आप डिविडेंड भी तो देने वाले हो। डिविडेंड पे आउट कितना होगा एब्सोल्यूट नंबर में, अगर हम एक्चुअल में डिविडेंड पे कर रहे हैं, पता चलेगा कितना होगा। 10 लाख डिविडेंड पे आउट, ये 1 लाख। दीदी क्या बोल, डिविडेंड कितना देंगे, डेटा है ये बताओ। डिविडेंड 10 रुपए एक शेयर पे ना, टोटल कितना दिया होगा, टोटल 1 लाख। 10 लाख की कैपिटल है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे ऐसे 10,000 डिवाइड करके मिल जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो ये होंगे 10,000। कैसे आया, 10 लाख डिवाइड बाई 100, सिंपल हो गया। अब 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड पे आउट कितना है, 1 लाख रुपए। तो ये हो गया, आपके हाथ में फंड कितना बचा, 4 लाख। अब बोले नए एक्सपांशन में 10 लाख रुपए जाएंगे, हमारे पास जो फंड अवेलेबल है आफ्टर डिविडेंड वो है 4 लाख, तो और कितना रेज करना पड़ेगा, 6 लाख रुपीस।
दिस इज द डेफिसिट, और ये डेफिसिट आप पूरा करोगे नए शेयर्स इशू करके। अब क्योंकि आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो शेयर का प्राइस उस हिसाब से होगा। अब आपने भी दोनों ऑप्शन कैलकुलेट किए थे, जब डिविडेंड पे आउट किया तो शेयर का प्राइस कितना निकाला था 102, ठीक है। तो वही चीज होगी, 6 लाख रुपीज आपको रेज करने हैं और प्राइस पर शेयर जो है वो है 102, डिवाइड करो कितना आ रहा है, ये जो आएगा वो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, पॉइंट में आ रहा होगा आंसर 5882.35। अब शेयर जो है वो पॉइंट में तो इशू हो नहीं सकते, तो राउंड ऑफ ही कर देते हैं। बोलो ना क्या बोलो, क्योंकि उन्होंने ऐसा इस पॉइंट में सी वाले क्वेश्चन में बोला है कि डिविडेंड इज पेड, वो सी वाला क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है स्टार्टिंग में। और अगर नहीं बोला तो क्लैरिफाई तो करेंगे कि डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बिकॉज दोनों में प्राइस अलग अलग है। आपने दोनों गिने, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो प्राइस 102 रुपए शेयर का, डिविडेंड नहीं देते हो तो 112 है। अब इस केस में आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा डिविडेंड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्लैरिफाई तो करेंगे कि दोनों में से कौन सा केस है। उन्होंने बोला है कि डिविडेंड इज पेड, तो क्लियर हो गया कि 102 वाला प्राइस लेना है। यहाँ बोला होता कि वी आर नॉट पेइंग डिविडेंड, तो अपने पास ना पूरा 5 लाख हाथ में बचा होता, नंबर ही अलग हो जाता। पूरा 5 लाख हाथ में बचा होता तो 10 लाख में से 5 लाख अवेलेबल है तो 5 ही शॉर्ट होता, और वो रेज करने के लिए 112 रुपए में शेयर बेचते, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो डिफरेंट हो जाते, तो वो वाला कैलकुलेशन जो है इससे अलग होता। वैसी पॉइंट है। बोलो अब बात समझ आ रही, क्लियर है क्वेश्चन? तो ये भी देख लो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में सम्स दिए हैं उसी लेवल के पूछे भी है। इस चैप्टर में तो ऐसा हो रहा है, तो उस हिसाब से ये आपके लिए थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि एग्जाम में जो सम आएंगे वो आपके बुक के लेवल के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम नंबर 17। अगेन दिस इज December 2023, 5 मार्क्स क्वेश्चन। या तो ये ऑप्शन में निकला होगा, और अगर दोनों आ गए होंगे तो फिर 10 मार्क्स का तो एक ही चैप्टर में से हो गया। वैसा डेटा देखते हैं क्या बोला है। Y Limited recently reported the following income statement: sales 600 crore, operating cost, EBIT, इंटरेस्ट, पूरा कैश फ्लो दे रखा है आपको, और रिटेन्ड अर्निंग्स तक गए हैं। दिस ईयर कंपनी इज फोरकास्टिंग 25% इंक्रीज इन सेल्स एंड इट एक्सपेक्ट्स दैट इट्स ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 70% ऑफ सेल्स। चलो ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टैक्स रेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कॉन्स्टेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रोजेक्टेड नेट इनकम एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। बहुत ही जनरल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई गॉर्डन फॉर्मूला, वॉल्टर फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो बोला है वो करते जाना है, फॉर्मूला वाला दिमाग लगाना नहीं है। पहले आपको डेटा समझना है। उन्होंने कैश फ्लो दे रखा है, पहले वो कैश फ्लो समझो वो है क्या। तो कैश फ्लो में ऐसा कुछ है, सेल्स रेवेन्यू बता रखा है कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अब ये ऊपर लिख देना चाहिए रुपीज इन करोड़, अगर सारा एक ही फॉर्मेट में है तो एक ही बार लिख दो चलेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इसमें से माइनस होगी सेल्स में से, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, खर्चा है, तो 470 करोड़ ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगी। जो बचेगा उसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नाम से समझ आ रहा है कि इसमें अभी इंटरेस्ट कॉस्ट हमने पे नहीं किया है, कोई टैक्सेस पे नहीं किए। इसके बाद नेक्स्ट इस ऑर्डर में जो माइनस होता है वो होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है 40, तो कितना बचा, ये 90 बचा। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अर्निंग बिफोर टैक्सेस। इसके बाद टैक्स का अमाउंट लेस कर रहे हैं, टैक्स का रेट है 40%, तो ये हो जाएगा 36 और रिमेनिंग 60% मतलब 54। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको नेट इनकम बोलो, इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, एक ही बात है। 54 करोड़ रुपीस बचा है। अब बोला इसमें से डिविडेंड बांटा गया है, दिस इज डिविडेंड एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज रिटेन्ड अर्निंग। यहां से आप चाहो तो डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो आराम से निकाल सकते हो। एक बार निकाल लेते हैं कितना है डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखो कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है।
पे आउट कितना है और रिटेंशन कितना है? 2.5। मैं एक बार ना इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फिर कैलकुलेशन बाजू में ही कर लेंगे। इसमें से हाँ, डिविडेंड पे आउट कितना आ रहा है ये? 42.5। 40%, एग्जैक्ट 40% आ रहा है। अब ये भी तुम लोग अलग अलग गिन रहे हो क्या? 21.6 डिवाइड बाई 54 कितना है? 40% आ रहा है सबका। तो डिविडेंड पे आउट का जो रेशियो है वो है 40%। तो रिटेन्ड अर्निंग वाला कितना हो गया? 60%। चलो, तो रेशियो तो आ गया, ये क्लियर है। अब आगे क्या बोला है वो देखो। दिस ईयर कंपनी इज फोरकास्टिंग, मतलब ये तो हो चुका है, इनकम स्टेटमेंट है ही। इस साल कंपनी फोरकास्ट कर रही है कि जो आपका सेल्स है वो 25% से बढ़ेगा। तो जो सेल है वो तो आपके सामने ही है, नया वाला सेल निकालना हो तो इसमें से निकाल सकते हैं। 25% बढ़ेगा। एंड इट एक्सपेक्ट्स दैट इट्स ईयर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी अराउंड 70% ऑफ द सेल्स। तो एक बार सेल्स आएगा वहीं से मिलेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टैक्स रेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी कांस्टेंट, मतलब जो था वही का वही रहेगा। इस बेसिस पे आपको नई नेट इनकम और ग्रोथ रेट जो है कैलकुलेट करना है। नया डेटा बनाना पड़ेगा। देखो नया वाला डेटा कैसे बनेगा? इसमें 25% इंक्रीमेंट, इससे मिल जाएगा नया वाला अमाउंट। ये 600 प्लस 25% करो, कितना हो रहा है? 750 हो रहा है। अगेन रुपीज इन करोड़। इसमें से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करना है। इन्होंने सिंपल बोला है ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका 70% होगा। अगेन वो 70% कितना होता है? 525, ठीक है। बाकी रिमेनिंग 225। ये आ गया आपका EBIT, ठीक है, क्लियर है। अब EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करना है। उन्होंने ऐसा बोला इंटरेस्ट का अमाउंट, टैक्स का रेट सेम रहेगा। तो जो इंटरेस्ट था वही का वही रहेगा, 40 का 40 ही रहेगा। आगे आ गया EBT विल बी 185, ठीक है। इसमें से टैक्स माइनस होगा। टैक्स का रेट भी बोले सेम रहेगा, 40% था 40% ही रहेगा। करो ना, 74। ये आ रहा है 111। दिस इज PAT। आगे हमें पता है कि फिर डिविडेंड बांटना होता है। इसमें इन्होंने बोला कि डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम रहेगा, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे रेशियो पहले ही गिनवा लिया था। एब्सोल्यूट नंबर तो कुछ और है, रेशियो सेम रहेगा। जो डिविडेंड पे आउट 40% था, यहाँ पे भी 40% ही रहेगा। तो इसमें से आप डिविडेंड बांट सकते हो। इसका 40% कितना हो रहा है? जो बचा वो रिटेन्ड अर्निंग्स आ रहा है। और कुछ मांगा है इन्होंने। लास्ट में बोला है नेट इनकम कैलकुलेट करो, वो हो गई। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, डिविडेंड कितना बढ़ा ये आपको बताना है। तो ये तो डिविडेंड का अमाउंट आएगा तो ही कंपैरिजन होगा। देखो कैसे पता चलेगा वो ध्यान दो। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड है आपका वो है 21.6 और अब नया डिविडेंड आप कितना देने वाले हो? 44.4। तो ग्रोथ इन डिविडेंड, परसेंटेज ग्रोथ इन डिविडेंड 44.4 माइनस 21.6, डिफरेंस ही निकालेंगे ना। यहां से यहां तक आते आते कितना बढ़ गया, और बेस तो वही लेंगे जो पहले था, इस पूरे में इंटू 100। देखो परसेंटेज में कितना आता है, ठीक है। दिस इज ग्रोथ, दिख ही रहा है ना। पहले 21.6 था और 44.4 दे रहे हैं, कितना बढ़ गया भाई? 105% डिविडेंड ग्रो हो गया। अगर डेटा इस तरीके से चेंज होता है तो पूरे सम में सिर्फ कॉमन सेंस, जो क्वेश्चन में बोला है सब कुछ बोला हुआ है, क्या क्या करना है बस सॉल्व करके दिखा देना है। इसमें तो डिविडेंड पॉलिसी का कोई फॉर्मूला इन्होंने यूज ही नहीं करा है। ऐसा जनरल सम में बहुत बार पूछ लेते हैं, जहां पे आपको जैसा बोला है वैसा करते जाना, आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट बना के देना और कुछ नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये।
चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ सिमिलर टाइप के सम्स और भी हैं। एक 16 अभी रहने देना, बाद में करवाता हूं मैं। इसके पहले 15th क्वेश्चन है राज लिमिटेड वाला, सेम टाइप है जो अभी किया था। डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या होगा, एमएम अप्रोच, रिपीट टाइप क्वेश्चन। ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जो सिमिलर टाइप के मैं टिक करवा रहा हूं पहले, तो आपको आपका टारगेट समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 है, वो भी रिपीट है, वॉल्टर मॉडल है, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, आपको ही करना है। पहले नोट कर लो फिर स्टार्ट करना। फिर इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 13। ये सेम सम हम मॉड्यूल में कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 टिक कर लो, अब रिपीट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, नंबर्स भी सेम है, 108.8, 115.2, ये सम किया है तो रिपीट है, नहीं करना हो तो चलेगा, 4 मार्क्स में पूछ लिया। प्रॉब्लम नंबर 12 है, इसमें गॉर्डन मॉडल पे बात हो रही है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है, वैल्यू पुट करनी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम 11 फिर से रिपीट, एमएम अप्रोच, एक ही जैसे सम बार बार आ रहे हैं, 4 to 5 मार्क्स, तो आप समझ लो कि एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन मिलने वाला है और आप यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हो। क्या होता है पेपर, ध्यान दो, पेपर इजी कैसे हो जाता है, आप ऐसे पूरा सिलेबस दिमाग में ऐसे लेके जाते हो ना एज अ कंबाइंड प्रोडक्ट, तो बहुत भारी लगता है, पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन चैप्टर वाइज थोड़ा सेग्रीगेट कर लिया हो ना, तो मेंटली आपको प्रेशर नहीं लगता है। आपको पता है डिविडेंड पॉलिसी में से इतने साल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और हर बार 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई ये तो मुझे स्कोर करना है। फिर अगर आप ये सम रॉन्ग करके आ गए ना, तो जो मिल रहे मार्क्स को जाने दिए। ऐसे और भी चैप्टर्स है जहाँ पे स्टैंडर्ड पैटर्न के सम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर उन सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपका पेपर में वो जो एग्रीगेट बनाना है 50 मार्क्स को, प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्योंकि अकाउंट्स में भी ऐसे चैप्टर्स है जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न के बार बार पूछ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ने पेपर उतना कॉम्प्लिकेटेड रखा नहीं जितना अपन मेंटली बना देते हैं। तो थोड़ा ये एनालिसिस स्टार्टिंग से आपके माइंड में आपको रखना चाहिए। 11th वाला हो जाएगा, 10th वाला भी सेम सम है, वो भी हो जाएगा। 9th वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, सेम टाइप वॉल्टर मॉडल। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें गलती है, और ब्यूटी लिमिटेड और प्रिटी लिमिटेड ऐसा कुछ है मिला। हाँ, वो क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन में मिस्टेक है। मैं मिस्टेक पहले ही बता देता हूँ ताकि आप बाई चांस घर पे भी सॉल्व करो तो कंफ्यूजन ना हो। प्रिटी लिमिटेड वाले का जो सॉल्यूशन है ना, उसमें नीचे जो रेट दे रखा है के ई, वो एक्चुअली में होना चाहिए 10%, इन्होंने लिया हुआ है 15, 0.15 लिखा है, उसको कर लो 0.10, तो वो नीचे 10 डिवाइड बाई 0.15 है ना, वो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.10। नहीं, प्रीटी लिमिटेड बोला। और जो आंसर आ रहा है 66.67, उसके बदले आंसर आएगा 100। वो टाइपिंग मिस्टेक है उनकी, रेट उन्होंने दोनों में 15 ही ले लिया, जबकि एक में 15 है एक में 10 है, तो करेक्शन पहले ही कर लो। एक 7th वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। 6th वाला भी सेम टाइप है, एमएम अप्रोच, बार बार पूछा हुआ है। ये होमवर्क है 6th वाला, मतलब आपको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। 5th वाला क्वेश्चन भी आपको ही सॉल्व करना है। 4th अभी रहने देना मेरे लिए, लास्ट में देखते हैं। ये सारे आपको नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है आपसे बन जाएंगे, रिपीट है वही दे रहा हूँ। 3rd वाला बन जाएगा आपसे, सेम एमएम अप्रोच। और 2nd छोड़ देना अभी, 1st वाला बन जाएगा वॉल्टर मॉडल। ठीक है, अब कुछ सम्स अभी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि बाकी के फिर आप घर पे करो तो चले। लास्ट कौन सा किया अपन ने, 17th। 16th मैं करवाऊंगा, आप 15th क्वेश्चन ले लो, 15 स्टार्ट करो। 15 सम अभी स्टार्ट करो, एटलीस्ट 50%। आधे सम्स अपन यहाँ पे आज कर ले तो आधे आप घर पे कर सकते हो, तो 10th या 11th तक यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं और रिमेनिंग फिर घर पे ट्राई करना। 15th वाले क्वेश्चन में आपको मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अटेम्प्ट करो फिर देख लेते हैं क्या डाउट्स आते हैं आपके।
बोलो भाई, कहाँ पहुंचे? 15th वाला हुआ, थर्ड वाला ही तो मेन है, नहीं हो रहा क्या? इसमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट और 10,000 चलो देख लो, अब आपस में बातें मत करो तो समझा नहीं पाऊंगा मैं। थर्ड वाला पॉइंट देख लो, उसमें बोला है कि इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख रुपए का, नेट इनकम है आपकी 1.1 लाख और डिविडेंड आपने पे किया है। अब ये देख लो कि डिविडेंड कितना पे किया है। 50,000 है पे 2 रुपए 1 लाख तो इनका डिविडेंड तो हाँ ठीक है, सही है, 50,000 शेयर पे 2 रुपए। सुन लो, तो 1,10,000 रुपए आपके पास प्रॉफिट था, उसी में से डिविडेंड दिया होगा, तो 1 लाख रुपए तो डिविडेंड में चला गया। आपके हाथ में कितने बचे? 10,000। अब 2 लाख रुपए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, जेब में सिर्फ 10,000 है, तो बाकी पब्लिक से और कितने उठाने पड़ेंगे? 1,90,000। तो 1,90,000 आपको रेज करने हैं थ्रू इक्विटी। और अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो एक शेयर का प्राइस फिर कितना बन रहा है? 9.5। तो 1,90,000 रुपीज मस्ट बी रेज्ड एट रुपीज 9.5 ईच। तो 20,000 शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे। बोलो, बात समझ आ रही? इन्होंने तो क्या सॉल्यूशन में वेरिफिकेशन भी करके दिखा दिया एमएम अप्रोच के हिसाब से, वो नहीं करना है क्योंकि मांगा नहीं है, नहीं करना है। क्योंकि देखो 3 पॉइंट्स आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो, डिविडेंड डिक्लेयर किया तब प्राइस किया, नहीं किया तब प्राइस किया, फिर ये तीसरा कर रहे हो, तो वेरिफिकेशन बोला हो तो ही करना है। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट मेरे हिसाब से नहीं है, बट क्या है क्रैकर में उन्होंने एक बार टैली करवा दिया हर सम में कि एमएम अप्रोच से फर्म की वैल्यू या टोटल शेयर्स की वैल्यू सेम रहती है, बट वो पार्ट नेसेसरी नहीं है क्योंकि मांगा नहीं है। ठीक है, चलो तो 15th कंप्लीट है, सेम ही टाइप का सम था, देखो कोई चेंज नहीं था उसमें। अब नेक्स्ट है 14th, इसमें आपको वॉल्टर मॉडल यूज करना है। चलिए तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से डेटा डिस्कस कर लेते हैं। सम आप स्टार्ट करो। पेड अप इक्विटी कैपिटल है 40 लाख रुपए, पूरे साल की अर्निंग्स या प्रॉफिट जो है 4 लाख रुपए, उसमें से आपने डिविडेंड दे दिया 3,20,000। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो बोलते हैं इसको, दैट इज 12.5, और नंबर ऑफ शेयर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो है 40,000। आपको फाइंड आउट करना है कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो। अच्छा, वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल यूजिंग द वॉल्टर्स मॉडल। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है वो तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। 4 लाख में से 3,20,000 आपने डिविडेंड दे दिया, तो 80% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, वो तो वैसे ही पता चल रहा है। बट वॉल्टर मॉडल के हिसाब से ये पे आउट रेशियो ऑप्टिमम है या नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं अब कैलकुलेशन करें कैसे, शुरुआत कैसे करें। तो वॉल्टर मॉडल का पहले जो फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए, उसमें आपको डिविडेंड का अमाउंट चाहिए, अर्निंग पर शेयर पता होना चाहिए जिसमें से रिटेन्ड अर्निंग्स मिले, बाकी आर और के ई ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो पहले तो डेटा इकट्ठा कर लो कि सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है सम्स में या जिस सम में, वो सारी ना टोटल वैल्यूज है, पर शेयर वैल्यू नहीं है, तो थोड़ा सा मेहनत करवा रहे हैं आपसे। पहले तो वॉल्टर का फॉर्मूला ही लिख लो आप। वॉल्टर का फॉर्मूला के हिसाब से अगर आज की प्राइस निकालनी है तो यू नीड डिविडेंड प्लस अर्निंग्स इनटू आर डिवाइड बाय के ई एंड डिवाइड बाय के ई इन टोटल, ये चाहिए। ये आपका वॉल्टर का फॉर्मूला है। अब इसमें जो जो दिख रहा है ना वो सब आपको गिवन डेटा में से एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपल है। तो जो डेटा दे रखा है वो सारा एब्सोल्यूट नंबर है, टोटल नंबर है, उसमें से ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले तो आप ये देखो कि जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है। टोटल कैपिटल 40 लाख है, ये बोला हुआ है। इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 40,000। इससे एक शेयर की फेस वैल्यू पता चल जाएगी 100। 40,000 40 लाख है ना, तो एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए। बाकी देख लो अर्निंग्स दे रखी है टोटल 4 लाख रुपए, ₹4,00,000। मुझे बताओ इसमें से अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे आता है ना, तो ईपीएस निकाल लो ना, अर्निंग पर शेयर कितना आएगा बताओ। अर्निंग्स 4 लाख है टोटल,
नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 40,000, डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर निकालना बहुत ही सिंपल, 4 लाख रुपए डिवाइड बाई 40,000 शेयर्स, दिस इज रुपीज, दिस इज शेयर, योर ईपीएस इज 10 रुपी। ये एक आ गया डेटा का पार्ट। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको डिविडेंड पेड दे रखा है ना, 3,20,000 रुपीज। कितने शेयर्स है अगेन, 40,000 शेयर्स ही तो है। नंबर ऑफ शेयर्स 40,000। तो जो डिविडेंड पर शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। तो ये एक और पार्ट आपको मिल गया। तो देखो डिविडेंड का अमाउंट आपको पता है, ईपीएस पता है, तो ये फैक्टर मिल जाएगा। अब ये दो रेट्स देख लेते हैं, ये अवेलेबल है या नहीं है, कुछ बोला है इसके बारे में? कुछ भी नहीं है ना डेटा में, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। और कुछ है डेटा में जो अभी तक यूज नहीं हुआ, पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है वो समझाता हूँ, मे भी कुछ काम आ जाए, इसमें से कोई चीज मिल जाए आपको। दिस इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100। दिस इज मेनली पी रेशियो। ये एक फॉर्मूला है इसका जो आपको ध्यान रखना है। और भी एक इसका फॉर्मूला है जो रिवर्स में यूज होता है, वो नहीं पता होगा, आपको बताऊंगा तभी ये सम बनेगा। ये तो समझ आ गया पी रेशियो क्या होता है। एक और तरीका है, अपने को देखो चाहिए क्या, एक के ई चाहिए और एक आर चाहिए। के ई निकालने का एक तरीका है, एक्चुअली के ई जो होता है ना, दैट इज 1 डिवाइड बाई पीई रेशियो। 1 डिवाइड बाई पी रेशियो इज के। ये नया फॉर्मूला आपको नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपका सम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। समझ आ रहा है? अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से इस बेसिस पे अगर के ई निकालना है तो वेरी सिंपल, और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दो, बस कुछ भी नहीं करना है। 1 अपॉन पी रेशियो के ई होता है और कुछ नहीं। देखो निकालो कितना आ रहा है। मीनिंग पे चलते हैं, मीनिंग भी बता रहा हूं, पहले एक बार गिन तो लो। 8 आ रहा है, के ई इज 8%। नाउ व्हाट इज पी रेशियो, और ये के ई कैसे आ गया वो बात समझते हैं, कंसेप्ट पे चलते हैं। ये आपके सामने फॉर्मूला है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो 12.5। इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमारे पास है, ईपीएस आ चुका है 10 रुपए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपको सम में पी रेशियो दे रखा है 12.5, अर्निंग पर शेयर आपका कितना आया है 10 रुपए। क्या इसमें से एमपीएस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर इज 125 रुपीज, ये आपके सामने। पी रेशियो क्या सजेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर शेयर के लिए आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, उसकी कमाई के सामने पी रेशियो। जैसे ये पर्टिकुलर केस में जो शेयर है वो आपको 10 रुपए कमा के दे रहा है अर्निंग, और आप अगर उसका पी रेशियो 12.5 लगा रहे हो, मींस जितना वो कंपनी कमा के दे रही है ना, आप उसका 12.5 टाइम्स उसको वैल्यू दे रहे हो। तो अगर कंपनी आपको एक शेयर पे 10 रुपए कमा के दे रही है और आप उसको 12.5 गुना वैल्यू दे रहे हो, मतलब आप उसके लिए एक शेयर के लिए 125 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो। दैट इज कॉल्ड द पी रेशियो। अभी आजकल आईपीओ चलते हैं, वैल्यूएशंस की बात होती है। अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आया था तो उस पर बहुत हाइप मचा हुआ था, उसका पी रेशियो कुछ ज्यादा ही हाई था। अब कितनी बार 70, 90, 100, 200 का पी रेशियो, मतलब एक कंपनी एक शेयर पे आपको अगर एक साल का 1 रुपया कमा के दे रही है, आप उसको 200 रुपए देने के लिए रेडी हो। अब सवाल ये है कि अगर 1-1 रुपए की एवरेज पे हम चलेंगे तो 200 रुपए रिकवर कब होगा, 200 साल में? सेंसिबल नहीं है। यहाँ पे 12.5 का मतलब ये हो गया कि एक साल में ये कंपनी आपको सिर्फ 10 रुपए कमा के दे रही है और आप इसके 125 रुपए चुकाने के लिए तैयार हो। तो ये 10-10 रुपए कर करके आपके 125 रुपए रिकवर कब होंगे, 12.5 साल में। अगर ये कंपनी बोलती नहीं नहीं हम ग्रोथ भी तो करेंगे, आज 10 रुपए कमा रहे हैं, कल 11 कमाएंगे, परसों 12 कमाएंगे, तो भी 5-7 साल तो लग ही जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी 5 साल के बाद भी कमाई करने वाली कंपनीज में रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी, और फिर आप उसका इतना पैसा दे रहे हो, तो बात समझ आती है। 5 साल के बाद उसका बिजनेस मॉडल ही ठप हो गया तो आपकी रिकवरी होने से पहले शेयर का प्राइस खत्म हो जाएगा। तो इन्वेस्टर ये सब फैक्टर्स देख के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको समझ आती है।
बाकी फिर जो मैसेज आ गया और बोला लगा दे पैसे और लगा दिए, वो तो गेम ही अलग है, उनको तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। बट ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में इन्वेस्टर्स पीई रेशियो बहुत देखते हैं। अच्छा, पीई रेशियो हाई होना खराब होता है ऐसा जरूरी नहीं है, इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है। कितनी बार इंडस्ट्री एवरेज ही होता है 50 का 70 का, लोग दे रहे हैं पैसा। आईटी सेक्टर में चलता है ये, जोमेटो और इस टाइप की क्विक कॉमर्स कंपनीज में चलता है, बिकॉज टाइम होराइजन बहुत लंबा है। आज के आज प्रॉफिट हो जाएगा जरूरी नहीं है, 10 साल 20 साल लगेंगे, लेकिन मॉडल ग्रो करता रहेगा, तो लोग ज्यादा पैसा भी देते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिकवरी होगी। बट ये एक फैक्टर आपको देखना पड़ता है। अब दूसरी चीज ये है जो अपना पॉइंट है के ई, इन्होंने फॉर्मूला में ऐसा बोला है कि 1 डिवाइड बाई पी रेशियो इज के ई। अब अगर ऐसे अपन पी रेशियो को उल्टा कर दिया तो उल्टा ही कर दिया ना, और कुछ नहीं किया, तो ये हो गया अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। सिंपल कर रहा हूं मैं कि क्यों ऐसा है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। ये पी रेशियो मैंने उल्टा लिख दिया, बात ठीक है। पी रेशियो का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, मैंने इसको क्या कर दिया, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। आप देखो ये जो रेशियो है, क्या ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता? जितना आपने एक शेयर का पैसा दिया, सपोज आपने एक शेयर का 100 रुपए दिया और उस कंपनी ने आपको 12 रुपए रिटर्न कमा के दिया, तो आपने रिटर्न कितना जनरेट किया, 12%। इन्वेस्टर की अगर यही एक्सपेक्टेशन है तभी तो उसने उस हिसाब से उसको प्राइसिंग दी। तो अगर आप पी रेशियो का उल्टा कर देते हो तो जो आपको परसेंटेज मिलता है वो और कुछ नहीं है, वो आपके इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसलिए वो उस प्राइस पॉइंट पे 125 रुपए देने को रेडी था। अपने सामने आप देख लो, अगर आपको के ई निकालना है तो आप सिंपल ये देखोगे कि 125 रुपए हम शेयर का दे रहे हैं ना, वी आर पेइंग 125, दिस द मार्केट प्राइस, ये एग्जिस्ट करती है। और सामने कंपनी हमें कितना कमा के दे रही है, 10 रुपए, बट वी आर हैप्पी विद दिस, तभी तो ये प्राइस मार्केट में सस्टेन कर रहा है। अगर हम इससे हैप्पी नहीं होते तो मार्केट प्राइस 125 नहीं होता, उससे कम होता है, ज्यादा होता है। और अगर हमको लग रहा है कि इसमें रिटर्न सही नहीं मिल रहा है तो हम 125 चुकाते नहीं ना, वैल्यू गिरा देते। बट इन्वेस्टर मार्केट में आज की डेट में 125 रुपए चुका रहा है 10 रुपए कमाने के लिए, तो जो उसको मिल रहा है ना वो उसमें सेटिस्फाइड है। कितना मिल रहा है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया पता चला 8% मिल रहा है, बट 8% में वो खुश है। तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जिस परसेंट पे, जिस पॉइंट पे मीटअप हो रही है वो उसका के ई है। के ई होता क्या है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ही तो होती है, बात समझ आ रहा है? तो सम में ना हमें के ई डायरेक्टली नहीं दिया, घुमा फिरा के दिया। कैसे दिया, पी रेशियो दे दिया। अब ये जिसको नहीं पता है कि पी रेशियो को उल्टा करने से के ई आ जाता है, आपको समझ आ रहा है, उसका सम वही खत्म हो गया। आपने यहां तक तो सारा सॉल्व कर लिया था, देखो इतना अच्छे से आप सॉल्व करते करते यहाँ तक आए, यहाँ गाड़ी अटक गई। अब जब फॉर्मूला देखा तो ये मिल गया, ये मिल गया, बोले यार के ई का क्या करे, कुछ है ही नहीं, सब में कुछ भी नहीं दिया है, पर पी रेशियो दिया है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा पी रेशियो कुछ तो यूज करना है, बट क्या यूज करना है वो पता नहीं है। तो जो आधी अधूरी चीजें पढ़ के आता है वो यहाँ फंस जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं पे भी वॉल्टर के फॉर्मूला में आपको ये नहीं समझाया गया था के ई कैसे निकालते हैं। जो सब मॉड्यूल में किया ना उसमें सब में के ई दिया हुआ था, देखो यहाँ कैसा घुमा दिया एग्जाम में, पी रेशियो देके छोड़ दिया। यहाँ रटने वाले लोग फंस जाते हैं, जो फॉर्मूला रट के आया ना यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि आपको सोचना तो आता ही नहीं है, जो फॉर्मूला बताए वही आता है। यही सब मैं किसी भी रटे हुए स्टूडेंट को दूंगा जो फॉर्मूला रट के आया है, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। सर ये सब तो फिर भी एक बार समझ में आ गया, लेकिन के ई का क्या करे, सब में कुछ मिला ही नहीं। अब मैंने आपको बोला भाई कुछ नहीं था, जो पी रेशियो था ना उसका खाली रिवर्स करना था और के ई आ गया। बोले यार ये पता होता तो सम खत्म हो जाता, आराम से बन जाता। तो ये आपको आइडिया होना जरूरी है। अब ये चीज आपने यहाँ से सीखी है तो इस सम में आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे और कॉन्सेप्ट जो बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें ये बातें रिपीट होने ही वाली है। अब ये क्यों ऐसा होता है वो रीजन आपको समझ आ गया, तो के ई वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बचा क्या, आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके लिए कुछ डेटा में है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाले, आर का क्या करें। बोलो आपको कुछ आइडिया आ रहा है सारा डेटा देख के, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जिसपे कंपनी ने पैसा कमाया है। मैं बार बार, हाँ एग्जैक्टली, जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है और जितना कंपनी में पैसा लगा है, अगर उसको हम रेशियो में ले ले तो पता चल जाएगा ना रिटर्न ऑन आर इन्वेस्टमेंट कितना है, दैट इज आर। अगर आप ये आर फाइंड आउट करने जाओगे तो आप देखो आपकी कंपनी ने पैसा कमाया 4 लाख रुपए, है ना, डेटा में 4 लाख रुपीज आपकी अर्निंग्स है, और आपकी कैपिटल कितनी है 40 लाख। तो 4 लाख कमाने के लिए आपने 40 लाख लगाए हैं, तो व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 10%। आया समझ में? तो आर इज 10%, मिल गया। तो देखो आर भी आ गया। तो देखो वॉल्टर के फॉर्मूला की सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ी, अब सब कुछ आ गया है, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका प्राइस आ जाएगा, कुछ बचा नहीं है। बट बात फंसती यहाँ पे,
और वो उसके लिए ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब देखो मॉड्यूल के कोई सम में इतना घुमाया नहीं था, यहाँ छोटा सा पॉइंट ऐड कर दिया, तो पास पेपर के सम सॉल्व करने से ये क्लैरिटी आ जाती है कि सोचना कैसे है। अब कुछ कंफ्यूजन? क्लियर। अब वैल्यूज पुट करके P0 निकाल सकते हो, देख लो, कैलकुलेट करो, फाइनल करो उसको। बोलो क्या वैल्यू आ रही है? ओके, मैच हो रही है इनसे। 131.25, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल, मतलब सही है या नहीं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना वो डिविडेंड अभी पे कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कंक्लूजन तो देना पड़ेगा। चलो वैल्यू तो आपने निकाल ली, बट वैल्यू नहीं पूछी थी उन्होंने, कुछ कंक्लूजन पूछा है आपसे। वॉल्टर मॉडल में हमने देखा था कि आर वर्सेस के का कंपेरिजन होता है। आपका के यहाँ पे कितना है? 8%, आर कितना है? 10%। तो आइडियली क्या करना चाहिए? डिविडेंड देना चाहिए कि रिटेंशन करना चाहिए? रिटेंशन करना चाहिए। पर ये लोग तो यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हैं ना, इन्होंने 10 में से 8 रुपए डिविडेंड दे दिया, 80% पे आउट रेशियो है, तो ये तो गलत है। जितना पे आउट कम करते उतना बेटर होता। तो यहाँ पे ये जिस पे आउट पॉइंट पे आपने कैलकुलेशन करके 131 प्राइस निकाला है, अगर पे आउट कम होता तो प्राइस बेटर हो जाता, और वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। टू कंक्लूड आपको पे आउट लेना पड़ेगा 0%, विच इज द मिनिमम पॉसिबल पे आउट, कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, तभी तो आएगी बेस्ट वैल्यू। क्योंकि जब आर और के का कंपेरिजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, आर वर्सेस के, तो आपको पता है भाई ये कम है और ये ज्यादा है, तो आइडियली तो क्योंकि आर ग्रेटर देन के है, आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए था, तभी बेस्ट वैल्यूएशन आती। बट आपने तो उल्टा किया, 80% तो आपने पे आउट कर दिया। तो बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट पे आपकी जो वैल्यूएशन आ रही है 131 वाली, वो वैल्यूएशन जो है वो हाईएस्ट तो नहीं हो सकती। बेस्ट वैल्यूएशन तब मिलेगी जब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा आपका? 0%। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0% हो तो इस पॉइंट पे प्राइस कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। करके देखो क्या आ रहा है, फिर करना ही पड़ेगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा। जब तक आप ये करके नहीं बताओगे, उनके क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कैसे करोगे, फाइनल आंसर तक कैसे जाओगे? अब क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं करना है। वॉल्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? P0 इज इक्वल टू D प्लस R बाई के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइड बाई के, यही है ना। डिविडेंड पे आउट 0 होने का मतलब ये 0 हो गया। बहुत सिंपल। अर्निंग कितनी थी? पर शेयर अर्निंग देख के बताओ ना, डेटा में 10 रुपए थी, 10 रुपए। रिटर्न कितना? 10%। के कितना? 8%। होल डिवाइड बाई के कितना? 8%। आ गया समझ? बस कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। P0 156 पॉइंट, देखो बढ़ गई ना वैल्यू। पहले कितनी आ रही थी? 131, अब हो गई 156। बढ़ने वाली थी क्योंकि आपका पे आउट रेशियो गलत था।
वॉल्टर के मॉडल के हिसाब से ग्रोथ कंपनीज का पे आउट रेशियो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम तो 0 ही पॉसिबल है, हमने 0 पे गिन लिया। दिस इज द बेस्ट प्राइस, इससे ऊपर का प्राइस आपको नहीं मिलेगा कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो ऐसा कंसेप्ट तो लोग यूज करेंगे। बोलो इस क्वेश्चन में और कोई डाउट है? क्लियर हो रहा है? तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 15, सॉरी 15 था 14 था 14 वाला कंप्लीट है। चलिए 13 आपको करना नहीं है, वो रिपीट पार्ट है। अब जो इसके पहले के सम्स हैं जितने मैंने होमवर्क वाले टिक कराए ना, वो आपको घर पे ट्राई करने हैं। यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि बेसिक आइडिया आपको आ गया है। और ये सम्स आज ही खत्म कर लेना, इसको स्ट्रेच मत करना और 2-4 दिन डिले मत करना, तो मतलब नहीं है। जो भी डाउट्स आएंगे ना मैं कल ही करवा दूंगा। ये जितने सम्स बोले हैं वो कल करके आओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा, उतना तो घर पे पढ़ना ही पड़ेगा। 1 घंटे में हो जाएंगे, आराम से सॉल्व करोगे तो भी। अब अकेले बैठ के सॉल्व करोगे तो आइडिया आएगा खुद का दिमाग कितना चल रहा है, आजू बाजू कोई नहीं है। वैसे बैठ के आप सॉल्व करो तो खुद से आपको कितना समझ में आ रहा है वो आइडिया आएगा, तो वो करना चाहिए। ठीक है।